हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। 22 मई है आज, जो 2026 का। तो आज का एक जो करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर्स में से फर्स्ट है बुकर प्राइज। तो सारी चीज़ें बताऊंगी, बुकर प्राइज क्या होता है, क्यों दिया जाता है और किसको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले करंट अफेयर्स से तो क्या है आपका, ताइवान की प्रेम कहानी, ताइवान ट्रैवलॉग को बुकर प्राइज 2026 से किया गया सम्मानित। ठीक है, अब ये है क्या, यह एक प्रसिद्ध ताइवानी उपन्यास है, यानी नॉवेल है। ठीक है, जिसे क्या किया गया, तो 26 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यह पहले ऐसी किताब है जो मद्रानी चीनी भाषा से अनुवाद होकर इसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतने में सफल रही है। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन सी लैंग्वेज में, यानी कौन सी लैंग्वेज से इसको डिफाइन अनुवाद किया गया, तो मंद्रानी, ठीक है, चीनी भाषा से अनुवाद होकर इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतने में सफल रही है। इसके आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्यों लिया गया और ये क्या है, और बुकर प्राइज क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और किस लिए दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं ताइवान ट्रैवलिंग क्या है, ये किस लिए इसको दिया गया है। ताइवान उपन्यास के 1930 के दशक के जापानी शासन के समय की कहानी बताता है। क्या बताता है, जापानी शासन के समय की कहानी बताता है। और पुस्तक की लेखिका क्या है, कौन है इसमें, यंग सुजांग जी। और इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, लिन किंग ने। तो अक्सर एग्जाम में यही पूछेगा कि इस बुक्स की राइटर कौन थी और इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो आप बोल सकते हो यंग सुजांग की राइटर थी और लिन किंग ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। अब इस किताब की खास बातें क्या है, देखो, यह किताब इतिहास क्या बताता है, इस जापानी समय का इतिहास, संस्कृति और प्रेम को बहुत अनोखे तरीके से दिखाती है। और इसे पोस्ट कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद के प्रभाव को दिखाने वाला उपन्यास भी माना जाता है। तो ये तो थी इसकी किताब की खास बातें। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बुकर प्राइज क्या है, क्यों दिया जाता है, कब से शुरू हुआ था। ठीक है, चलो बात करते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज है क्या। देखिए, इंटरनेशनल नाम से ही लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, यानी इंटरनेशनल लेवल पे प्रसिद्ध हो, वो किताबें को दी जाती है बुकर प्राइज। ठीक है, और खासकर कौन सी किताबें आती हैं जो कि साहित्य की किताबें होती है और उसका दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उन किताबों को हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज देते हैं। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे, जो किसी दूसरी भाषा में, जैसा मैंने आपको बताया, लिखी गई हो, ठीक है, बाद में अंग्रेजी में अनुवादित की गई हो और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, तो उसे हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करते हैं। तो ये तो हो गया बुकर इंटरनेशनल प्राइज क्या है, किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। अब चलिए बात करते हैं बुकर प्राइज स्टार्ट कब से हुआ था, शुरू कब हुआ था। देखो, मूल बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज का वर्तमान रूप 2016 से शुरू माना जाता है। क्या होता है कि जिसमें लेखक और अनुवाद दोनों को बराबर सम्मान और पुरस्कार राशि कितनी हो इसमें दी जाती है। कम से कम इसमें जो पुरस्कार राशि जाती है वो 55 से 60 लाख रुपए इस पे पुरस्कार राशि जाती है, जो कि आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो विजेता होते हैं, जिन साहित्य किताबों को भी ये प्राइज दी जाती है, उनके लेखकों को भी ये सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो उनका जो राशि होती है वो 55 लाख से 60 लाख के बीच में उनको ये प्राइज के साथ साथ दिया जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि आज इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस किताब को मिला है, किस लेखक ने लिखा है, और बुकर प्राइज होता क्या है, क्यों शुरू किया गया, किसको दिया जाता है और कब से शुरू हुआ है। अब इसी तरह से हम देखते हैं आज की और 4 करंट अफेयर्स क्या है। ये तो पहली थी। चलो दूसरा करंट अफेयर्स देखते हैं। पीएम मोदी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकोला मेडल से किया गया सम्मानित। यानी जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक मेडल होता है एग्रीकोला मेडल, उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब पीएम मोदी को क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने जो कि भूखे लोगों को, यानी गरीब किसानों को या गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए अनाज की व्यवस्था कराते हैं। जैसे आपको नाम से लग रहा होगा एग्रीकल्चर, अनाज के जो उद्योग होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO, जैसा कि बताया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अपने सबसे बड़े सम्मानों में से एक एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया है। और 20 मई 2026 को इटली के रोम में क्या किया, FAO का मुख्यालय भी यहाँ पे बनाया। ठीक है, और FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र UN की संस्था है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
1945 में हुई थी। जैसा मैंने बताया कि उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया जाता है कि जो जनता की मदद के लिए हमेशा स्वतंत्र होते हैं, जैसे उनकी अनाजों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने की कोशिश ये करते हैं। तो ये तो हुआ आपका सेकंड करंट अफेयर्स की पीएम मोदी को कौन सम्मानित किया गया और कहाँ पे किया गया है और कब किया गया। चलिए सर देखते हैं आपका तीसरा करंट अफेयर्स क्या है। चलो अब देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या आज का। भारत और इटली दो पुरानी सभ्यताओं ने क्या किया 2027 को कल्चर और टूरिज्म, किसमें कल्चर और टूरिज्म का साल किया घोषित। किस सन को 2027 का। उद्देश्य क्या है इसका देखो, दोनों देशों के बीच में आपको सांस्कृतिक पर्यटन और कला संबंधित के रिश्ते को मजबूत करना, मतलब दोनों देशों के बीच संबंध को अच्छा बनाना, इन सब चीजों को लेकर उद्देश्य। सांस्कृतिक विरासत हुआ, पर्यटन हुआ, कला और विरासत, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2027 में भारत और इटली मिलकर क्या करेगा, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा, ठीक है, और पर्यटन कार्यक्रम भी करेंगे। इसके अलावा इसे क्यों घोषित किया गया, मान लो भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक, जैसे भारत और जो इटली की जो सभ्यता है बहुत ही पुरानी मानी जाती है। इटली की आपकी जो रोमन सभ्यता है और भारत की आपकी प्राचीन सभ्यताएं है, उनको बहुत ही पुराना माना, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। जैसे कि आपका योग हुआ, मंदिरों और परंपराओं के लिए क्या है, फिर इटली अपनी रोमन सभ्यताओं के लिए, कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो रिश्ते हैं, इन सब चीजों को लेकर इनके संबंध को मजबूत बनाने के 2027 का ये घोषणा किया गया है कि कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया गया है। आप देखिए इससे क्या फायदा है, विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे भारत में, ठीक है, और दोनों देशों के बीच क्या होगा, व्यापार सांस्कृतिक संबंध क्या होगा, मजबूत मिलेगा, यानी टूरिज्म फील्ड को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये साल घोषित किया गया किन दो कंट्री ने मिलकर, भारत और इटली ने। तो ये तो हुआ आज का आपका थर्ड करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं हम फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। चलो आज देखते हैं आज का लास्ट करंट अफेयर्स क्या है, फोर्थ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक दर्जा किसे मिला, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को मिला, इसका दूसरा स्थान मिला इसको, ठीक है। इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। एक चाइना में है और एक इंडिया में, इसको इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या हुआ, इसको दूसरा स्थान मिला आधिकारिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, ठीक है। अब ये है कहाँ, अगर पूछा जाएगा राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बता सकते हो ये इसका राजसमंद जिले में ये स्थित है। कुंभलगढ़ किला कहाँ पे है, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। अभी देखो है क्या, इसे 15वीं शताब्दी में क्या कहता, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। किले की दीवार लगभग क्या 36 किलोमीटर लंबी, इसलिए जो चीन की ग्रेट वॉल ऑफ के बाद दुनिया का दूसरी लंबी दीवार कहा जा सकता है कि चाइना का एक जो ग्रेट वॉल है और एक इंडिया का दूसरा ये ग्रेट वॉल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखिए इसको क्यों रखा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। कुंभलगढ़ किले की बहुत लंबी और मजबूत दीवार भारत की ऐतिहासिक इंजीनियरिंग और संस्कृति को दिखाती है। इसी खास महत्व के कारण इसको क्या किया गया, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो अगर बता सकते हो कि इस बार 26 में यूनेस्को ने किसे हमारे इंडिया के किस किले को शामिल किया, तो आप कह सकते हो राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को, ठीक है। अब बात करते हैं यूनेस्को क्या है। मान लो मैंने बताया आपको यूनेस्को, आपका UNESCO, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में और इसका हेड ऑफिस है आपका पेरिस यानी फ्रांस में। तो ये सारी चीजें यूनेस्को के बारे में बता दी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए बड़े स्टडी विद अलका के